Good evening to all. Good evening. गुड इवनिंग है तरंग, जिसमें कि हम लोग यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग को पढ़ लिए थे। आज उसके आगे जो भी है उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव साथ साथ करा देंगे, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, और निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्योंकि अभी मैथ का जो था 10+2 और 9, 10, 12 वालों का चल रहा था। चलिए, बारिश तो कहीं कहीं हो रही है, सुनने में आ रहा है, लेकिन हम लोग के तरफ बारिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हम लोग जो है यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ लिए थे। यांत्रिक तरंग में हम लोग मेन रूप से अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ये सब देख लिए थे। ठीक है, जैसे लाइट हो गया तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से आपका ध्वनि हो गया अनुदैर्घ्य तरंग, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग भी उनको कहते हैं। बिना माध्यम के आपका ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ध्वनि जो है कई चीजों पे डिपेंड करता है, ये सब भी हमने बताया था। जैसे ध्वनि का जो है, चलिए तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ध्वनि तरंगे के बारे में पढ़ा था कि अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से कम वाला जो है वो अपश्रव्य तरंगे हैं। श्रव्य जो आप सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का तरंग जो है वो भी आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह कहते हैं। खास करके जितने भी जलयान हैं या जो भी समुद्र के नीचे गहराई का मापने में ये सब पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी से उत्पन्न जो सब तरंगे हैं, एक प्रकार का क्या है, अपश्रव्य तरंगे हैं। इसको आप नहीं सुन सकते हैं खुले आंखों से। बांसुरी, जानवर ये सब जो बोलते हैं ये सब आपके श्रव्य हो गए। पराश्रव्य कुछ जानवर ही सुन पाते हैं, खास करके जैसे चमगादड़ है। चमगादड़ रात में कैसे शिकार करता है, तो ये अपना पराश्रव्य ध्वनि निकालता है। ठीक है, जिससे टकरा करके ध्वनि फिर से आता है इसके पास, तो ये सुनता है और उससे शिकार करता है कितनी दूरी पर है। खास करके समुद्र की गहराई में भी ये पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का लक्षण भी हमने बता दिया था, तारत्व, प्रबलता, लाउडनेस, गूंजता। ठीक है, डेसिबल में भी हमने बता दिया था। जो सामान्य हम लोग जो बातचीत करते हैं वो 45 डेसिबल का होता है। ठीक है, और उससे ज्यादा जब आप 50 से जब 60 के बीच में जब जोर जोर से जब हम बातचीत करेंगे, उससे ज्यादा फिर ध्वनि प्रदूषण के रूप में आ जाता है। खास करके पुलिस, एम्बुलेंस वगैरह में 110 प्लस डेसिबल होता है। ठीक है, अगर 75 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि तीव्रता आ गया तो वो आपके शरीर पे या मानव शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्वनि की चाल,
तो हमने बताया था पिछले क्लास में ध्वनि जो सबसे ज्यादा गतिमान होती है ठोस अवस्था में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। ठीक है, अगर पूछे कि बरसात के दिनों में मौसम में अगर आर्द्रता है तो क्या ध्वनि की स्पीड घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब आपका बरसात का मौसम होगा और जब उसमें जलवाष्प का मात्रा रहेगा वातावरण में, तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे घनत्व आपका कम जाता है। ठीक है, आर्द्रता के कारण क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण से साउंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसात के मौसम में आपका लाउड स्पीकर साउंड ज्यादा देगा। ठीक है, दूर से ही सुनाई दे देता है, क्यों, तो उस समय क्या होता है, आपका जो वायु का जो होता है, आपका घनत्व होता है वो कम हो जाता है जलवाष्प के कारण, तो जिस कारण से क्या होता है कि वहां पे तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि वायु जो है खास जो भी ठोस ज्यादा ज्यादा, और उसमें भी अगर एल्युमिनियम की बात करें तो सबसे ज्यादा हमने बोला था एल्युमिनियम में है, और उसके बाद आपका 5130 जो है लोहा में है। इस प्रकार से ध्वनि की तीव्रता तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में होता है। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ध्वनि जो है जो कि गर्मी बढ़ेगा। ठीक है, तो गर्मी के साथ टेम्परेचर के साथ भी जो ध्वनि का स्पीड होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ध्वनि तीव्र गति से आवागमन करता है। अब देखिए यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो ऐसे तरंग जिसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के ही ये ट्रांसफर हो जाए। सर सर कहाँ चले गए, सर तो सामने ही है। साउंड नहीं जा रहा क्या, साउंड नहीं जा रहा क्या। साउंड जा रहा है, प्रॉपर साउंड जा रहा है। अगर पूछ दे अगर आपको कि पहाड़ पे ध्वनि और जो है समुद्र तल पे या मैदान में, तो कहाँ पे ध्वनि ज्यादा तीव्र गति से पास होगा, तो जो जो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ऊंचाई, तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि का क्या हो जाएगा, वेग घट जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जैसे जो जो आप ऊंचाई पे जाइएगा तो ध्वनि का वेग क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, अगर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वहां पे ध्वनि का जो वैल्यू होगा, मैक संख्या उसको बोलते हैं, ध्वनि को मापा जाता है, वो बहुत घट जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा कि हम जहां पर मैदानी भाग में है तो वहां ज्यादा होगा। जो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो जो टेम्परेचर घटेगा त्यों त्यों ध्वनि क्या हो जाएगा, आपका घटते जाएगा। टेम्परेचर घटते जाएगा, ध्वनि घटते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी भी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर जाए बिना किसी माध्यम के। क्या हुआ, साउंड नहीं जा रहा है क्या, साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा है। एक सेकंड रुकिए। अब बताइए, अब साउंड जा रहा है। अब साउंड जा रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप देखिएगा बीपीएससी में हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही देता है विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग से जब क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ से देखिएगा, और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक बार आप देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। ठीक है, जैसे वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर जाए, जहां बिना माध्यम के भी वो चला जाए, ट्रेवल कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे लाइट अगर बोले तो लाइट क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय
तरंगी है, बिना माध्यम के भी आ सकता है। इसीलिए तो सन कितना दूरी पे है फिर भी आपके पास लाइट पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसको बिना, चूंकि वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अब देखिए इसका परास कहां से कहां तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का परास जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है। इसी परास के मध्य विभिन्न तरंगे पाई जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सा तरंग है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं उसके बारे में देखिए। जैसे सबसे ज्यादा आपका, जैसे आपका गामा किरण है, ठीक है। तो गामा किरण की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल। किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था। और इसका जो रेंज है 10⁻14 एम से 10⁻10 एम, ठीक है। और आवृत्ति परास आपका 10⁻20 से 10⁻24 है। तो यहाँ पर ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इनमें से किस किरण का सबसे ज्यादा वेधन क्षमता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता जो होता है वो गामा किरण का होता है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया या कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किया जाता है। जब भी आपका नाभिकीय रिएक्टर जब इमिटिंग करता है तो वहां पे गामा किरण निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वेधन क्षमता वाला होता है। और ये मानव शरीर को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए गामा किरण, ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसका वेधन क्षमता होता है। उसके बाद एक्स किरण के बारे में आप सुने होंगे। एक्स किरण, एक्सरे करने जाते हैं आप लोग। ये पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा था, किसने खोज किया था एक्स किरण का। तो एक्स किरण का खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था, बारिश में ज्यादा, बारिश जब होगा उस समय नहीं, जब आपका मौसम घेरे हुए है, मौसम में आर्द्रता है, ठीक है, उस समय साउंड ट्रेवल ज्यादा करेगा। जब बारिश होगा तो पानी पड़ रहा होगा तो उस समय नहीं। जब जलवायु, आप कह सकते हैं कि मौसम में आर्द्रता हो, नमी हो, उस समय। बारिश में तो आप यहां से बोलिएगा, बारिश की आवाज में तो आपको सुनाइए नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। तो एक्स किरण का खोज किसने किया था, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया था। उसके बाद मेन रूप से ये याद रखिएगा, एक्स किरण का यूज कहाँ किया जाता है, खास करके जब आपका हड्डी उड्डी टूट गया या कुछ शरीर का, तो वहां पे एक्स रे किया जाता है। एक्सरे के माध्यम से आपका पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका टूट गया, क्या हुआ। तो ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे। तो मेन रूप से आपको याद रखना है किसने खोज किया था, तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया था, ठीक है। उसके बाद पाराबैंगनी किरण, ये भी क्वेश्चन कई बार। और सूर्य से आपका पाराबैंगनी किरणें आता है, अल्ट्रावायलेट रे, जो कि मानव के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। और इसका खास करके हम लोग सिंचाई करने में यूज करते हैं, विद्युत, इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और जीवाणुओं को नष्ट करने में भी किया जाता है। ये जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके सिंचाई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है पाराबैंगनी किरण का, ठीक है। और ये आपका सूर्य से भी बहुत अच्छा सोर्स है। सूर्य पाराबैंगनी किरण देता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो डायरेक्ट पाराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आती और मानव शरीर को बहुत ज्यादा वो प्रभावित करती, डिस्टर्ब करती, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि किसने खोज किया है, तो जोहान रिटर ने पाराबैंगनी किरण का खोज किया है। और इसका प्रयोग मेन रूप से जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दृश्य किरणें जो विजिबल रेडिएशन है, इसका आइजैक न्यूटन ने किया था। और इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। आप जो देख पाते हैं किसी वस्तु को, वो दृश्य किरण के ही कारण देख पाते हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु का जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को आप कलर के रूप में देखते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक कलर है, वो किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं कर देता है, इसीलिए आपको वो ब्लैक दिखता है। अवरक्त किरणें, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, खास करके इसका प्रयोग जो होता है फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो आप रिमोट में जो लाइट जलता है उसमें किस प्रकार का विकिरण निकलता है, तो अवरक्त किरणें रहता है। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन ये कई बार पूछा है। विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। और ये किरणें उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। और आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खास करके तो रिमोट में तो होता ही है, साथ साथ अब जो है नया एक सिस्टम भी हुआ है, जो बर्तन, बिना बर्तन गर्म किए आपका भोजन जो है उस पे रखने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है, जो भोजन बन जाता है, तो उसमें भी आपका जो है अवरक्त विकिरण का ही प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में,
ठीक है। कोहरे में भी अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो उसमें अवरक्त किरणें, और खास करके जब अंधेरा में अगर किसी को दुश्मन को अटैक करना है तो उस समय भी आपका अवरक्त विकिरण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाँ, इंडक्शन, इंडक्शन में भी आपका क्या होता है कि इंडक्शन में भी आपका यही रहता है, अवरक्त किरण ही रहता है। ठीक है। सिकाई में भी ये क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, मुझे लगता है 66 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था, सिकाई में किस प्रकार का किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण याद रखिएगा। टीवी का रिमोट कंट्रोल वाला भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है। अब देखिए जो आपका होता है रेडियो वेव, लॉन्ग वेव, जैसे एएम होता है, एफएम होता है, सबका एक अपना रेंज होता है वेवलेंथ का। ठीक है। तो हेनरिक हर्ट्ज ने इसका खोज किया था। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार की एवं टेलीफोन में होता है। तरंग सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। तो रेडियो, टेलीविजन, ये सब जिस पे काम करता है, जिस तरंग पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव भी ऐसे बोला जाता है। इसको शॉर्ट रेडियो वेव्स हम कहते हैं। दीर्घ रेडियो मार्कोनी ने किया था। इनका उपयोग रेडियो और टेलीविजन में होता है। तो ये दोनों आपका शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, ठीक है, दोनों का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे आधारित, चूंकि पिछले क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन थ्योरी किया था, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तेजी से कर लेते हैं, और अति महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे यहाँ से 2 क्वेश्चन आप देखिएगा, एग्जाम में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। वायु में ध्वनि की तरंग क्या है, तो वायु में जो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, आपको हमने पिछले भी क्लास में बताया था, अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है, बताइए ध्वनि। आप लोग तेजी से बताइए। ठीक है, तेजी से बताते चलिए ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ऐसे यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाया करूंगा, आप लोग सही बता दीजिएगा। ठीक है। तो किस प्रकार की तरंग है, आप लोग तेजी से बताइए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, बताइए। तो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि लाइट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तेजी से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर्ट्ज को किसमें, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं, आवृत्ति मापते हैं। हर्ट्ज से हम लोग क्या मापते हैं, आवृत्ति मापते हैं। आवृत्ति को हम लोग मापते हैं हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जितना फ्रीक्वेंसी तेज कीजिएगा उतना आपका आवाज जो होगा पतला होगा। लड़की और बच्चों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, आवृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए उसका आवाज पतला होता है। और जितना आपका आवृत्ति कम होगा उतना मोटा आवाज निकलेगा। ठीक है। तो आवृत्ति जो है आपका पिच जो होता है, आवृत्ति जो आपका, जो आप बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे अगर लड़की लोग बोलेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी इस तरीका से होगा, लड़का बोलेगा तो इस तरीका। ठीक है। तो उसमें जितना फ्रीक्वेंसी तीव्र होगा उतना उसका आवाज पतला होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं हम लोग, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य। सबका अपना अपना एक रेंज होता है, लाइट का भी अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है। अब इसमें से चुनिए, सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, इसीलिए आपको दूर से ही दिखाई दे देता है, दूर से ही। इसीलिए रेलवे में जो आपका जो सिग्नल होता है रेड इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेड का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो दूर से ही वह दिखाई दे। ठीक है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। सबसे कम बैंगनी का होता है, सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य, बैंगनी का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है। इसीलिए आपको सिग्नल में लाल दिया जाता है कि आपको दूर से ही दिखाई दे। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऐसे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम सुना देते हैं आप लोग को अच्छे से, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सुना हुआ रहेगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज्यादा होता है। चलिए ये हो गया। अवरक्त दृश्य पाराबैंगनी विकिरण प्रकाश के भिन्न गुणधर्म होते हैं, इन विकिरणों के प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। नहीं। अवरक्त प्रकाश, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नहीं है बोल रहा है, तो पराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है ये अवरक्त। इसीलिए तो आपका जल्दी गर्म हो जाता है इंडक्शन,
या आपका देखते होंगे, ठीक है, तो इसमें तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए ये सेकने में काम आता है, ठीक है। तो जितना तरंग दैर्घ्य होगा वो उतना जल्दी गर्म होगा। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, तो ये भी आपका सही है। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। एक सेकंड। सॉरी, यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में, देखिए बीच में आप लोग कॉल मत किया कीजिए जब आप लोग को पता है कि टाइमिंग मेरा जो है पढ़ाने का 8:30 से 10 है। तो बहुत लोग कॉल करते हैं, नहीं कॉल रिसीव करेंगे तो उसमें भी कि सर कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आप ये नहीं करते हैं। और क्लास के टाइम पे आप लोग कॉल करते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, म्यूट करना होता है, फिर डिस्टर्बेंस आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और जबकि आप लोग को पता है कि यह टाइमिंग आपके क्लास का है, फिर भी आप लोग कॉल करते हैं। अब पता नहीं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप लोग का। चलिए, अपना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर इस टाइम पे क्लास लेते हैं, डेली 8:30 से 10 क्लास होता है, तो कॉल करते हैं इस टाइम पे।
चलिए, टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त होते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि एंटीना पहला नंबर छोटा होता है। पहले आप लोग बचपन में याद कीजिए, जब आप लोग एंटीना को घुमाते होंगे तब जाके आपका सिग्नल पकड़ता होगा, और बरसात के मौसम में तो पकड़ता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्षा की बूंद क्या करता है, रेडियो तरंग को डाइवर्ट कर देता है, अवशोषित कर लेता है, और वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देता है, जिस कारण से आपका क्या होता है कि आपका सिग्नल नहीं पकड़ता है। तो ये तीनों इसका सही जवाब है कि एंटीना छोटा होता है, दूसरा आपका वर्षा की बूंद रेडियो तरंग को अवशोषित करती है, तीसरा वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। ठीक है, ये तीनों इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? आपको हमने बार बार बताया है, यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग बोलते हैं। रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। तो क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग, चूंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडियो तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, एक्स किरणों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश किरणों को आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये आपका लिंक डाला हुआ है, फिजिक्स में हमने डाल दिया है, उसको देख कर लीजिएगा। इस एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग सेट बना लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा आप लोग। ये सब सारा जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब सेट किया गया है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरण, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। कॉस्मिक किरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो यही सही है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि इनमें से, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, ये आपका सही नहीं है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, ये भी सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? आप बताइए, आप ही लोग बताइए। ऐसे तो करेक्ट इसमें बता ही दीजिएगा। ध्वनि जो है आपका शून्य में ये आपका नहीं ट्रेवल करती है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है? माध्यम चाहिए। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे आपका शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। बिना आपका माध्यम के ध्वनि जा ही नहीं सकता। कोई माध्यम होना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस में से कोई माध्यम होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अभी तुरंत हमने बोला, किसका किया जाता है? रात को देखने के लिए, खास करके जब अंधेरा में जब सैनिक लोग जाते हैं युद्ध करने के लिए या कहीं अटैक करना है, तो उस समय उनके देखते होंगे कि उनके वो गन में भी रहता है, उसमें किस प्रकार का लाइट निकलता है, या सीसीटीवी कैमरा में आप देखते होंगे, ठीक है, आपको दिखाई देता है ना। तो अंधेरा में भी कैसे आप देख लेते हैं, तो वहां पे अवरक्त तरंग निकलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? एक सेकंड रुक जाइए, इसको देखने दीजिए। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत है, रेडियो तरंग इसमें दे रखा है। ये गलत है, ये अवरक्त ही होगा, इसमें मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है, अवरक्त होगा, ठीक है, इसको अवरक्त कर लीजिएगा, ये करेक्ट है, अवरक्त वाला करेक्ट है, अवरक्त ही होता है, ठीक है, अवरक्त ही है, मिस्टेक है इसमें किया हुआ। वे टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो जो भी आप लोग प्रयोग करते हैं रिमोट कंट्रोल, उसमें भी कौन सा लाइट रहता है? तो अवरक्त ही लाइट रहता है, अवरक्त किरणें ही रहता है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अंतरिक्ष किरणें, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अवरक्त किरणों की अपेक्षा, ठीक है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा की किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है पराबैंगनी, और ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है और ये मानव शरीर को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है।
तो ये आपके अवरक्त किरणों की अपेक्षा में इसकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का लेवल अधिक होता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से एक बार जरूर सुन लीजिए। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी को हमने पहले बोला कि जल को शुद्ध करने में, तो उसके जो कीटाणु होते हैं रोगाणु नाशक के रूप में, यानी रोगाणु जो होते हैं उसको मारने में काम करता है ये पराबैंगनी, तो रोगाणु नाशक। ठीक है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है? बताइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स किरणें, गामा किरणें सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। अभी तुरंत हमने बताया था। कॉस्मिक किरणें क्या है? एक प्रकार का आवेशित कण है, और ये सनलाइट में रहता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? एक प्रकार का क्या है? आवेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज रहता है इसमें। एफएम प्रसारण सेवा प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड क्या है? तो जो एफएम सुनते होंगे 98.6 एफएम आप लोग सुनते होंगे, तो इसका रेंज जो होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। जो आपका एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं एफएम को, तो इसका जो रेंज होगा, आप सुनते होंगे पहले मिर्ची एयर चलता था 98.6 एफएम रेडियो, तो इसका जो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88 से 108 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही होता है एफएम का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एमआरआई मशीन में देखिए, एमआरआई जो आप लोग करवाने जाते होंगे उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराश्रव्य तरंग, चुंबकीय तरंग। तो इसमें क्या किसका रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय किरण। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपको पता ही होगा। एक्स किरण का या तो हड्डी का टूट गया या बहुमूल्य पत्थरों के हीरों में खराबी का भी पता लग सकता है इससे। एक्स किरण का प्रयोग उसको भी देखने में किया जाता है, जो बहुमूल्य पत्थर है या खास करके हीरा वगैरह है, तो उसके भी अंदर में अगर डैमेज है कुछ है, तो उससे एक्स किरण से पता चल जाता है। ऐसे आपका हड्डी उड्डी टूट गया उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य है? अल्फा किरण, एक्स किरण, गामा किरण। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, एक सेकंड रुकिए तो, किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? एक सेकंड के थ्योरी पढ़ने दीजिए तो। अभी हमने थ्योरी में देखा था गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा या सबसे, एक सेकंड थोड़ा सा देखने दीजिए। अच्छा, वेधन क्षमता अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य जिसका कम ही होता है। चलिए ठीक है, उल्टा होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका वेधन क्षमता कम होता है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य इसका जो है कम होता है, इसीलिए वेधन क्षमता ज्यादा होता है। ठीक है, कंफ्यूजन जहां पे हो थोड़ा सा थ्योरी भी देख लिया कीजिए। हाँ, तो गामा किरणें का क्या होगा आपका कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है? ठीक है, तो जिसका कम होगा उसी का वेधन क्षमता ज्यादा होता है। तो आपका जो है गामा किरणों का क्या है कि तरंगदैर्घ्य कम होता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन में जो है एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन जो आप करवाते हैं तो उसमें एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सीटी जो आपका होता है ना, सीटी स्कैन करने डॉक्टर बोलता है, तो उसमें भी आपका एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
बोलता है दो उत्तरोत्तर गर्त और शीर्ष, जैसे ये हो गया, तो ये और ये, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, गर्त हो या शीर्ष हो, तो उसके बीच का जो होता है उसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो ये दो उत्तरोत्तर श्रृंग, मतलब जो आप बनाए ना, ये अभी अभी हमने बनाया, तो ये श्रृंग हो गया, ठीक है, ये जो हो गया श्रृंग हो गया गर्त, और ये ऊपर हो गया श्रृंग हो गया। तो श्रृंग और गर्त मिला करके ही बनता है आपका। तो यही बोला है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग, जैसे ये दो श्रृंग हो गया के बीच को जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वही चीज है कि उसको तरंग दैर्घ्य, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ये याद रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? अब बताइए, ये तो पता होगा आपको, हमने जब पढ़ाया था क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कहाँ से दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ट्रांसफर होती है? तो ये तो आपका कोई भी रेडियो तरंग है कहाँ से होगा बताइए? आयन मंडल। कहाँ से होगा? तो आयन मंडल से ही ट्रांसफर हो जाता है वहां से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अब ये सुन लीजिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि जब आप बोलते हैं ना, तो इक्को तब सुनाई देगा तो जब आपकी दूरी कम से कम कितनी हो, तो 34 लगभग, मतलब 32-33 मीटर की दूरी पे रहिएगा, मतलब उसको साउंड आने में लगेगा, तभी वो आपको सुनाई देता है। यानी टोटल अगर लंबाई की बात करें जब, तो 17 मीटर की दूरी पे, ठीक है, आपको कम से कम जो है ध्वनि रिटर्न होगा, तब जाकर के आपको सुनाई देता है प्रतिध्वनि, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इक्को जिसको बोलते हो, खास करके कोई माध्यम, जैसे कुआं में आप बोलिएगा या फिर पहाड़ पे जाइएगा, वादियों में अगर बोलिएगा तो फिर से उधर से रिटर्न आवाज आएगा, तो उसके लिए न्यूनतम बोलता है कितनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम तो 17 मीटर, लगभग 16.5 भी दे दे तो आप उसको मार दीजिए। वही है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और माध्यम के बीच में जो है कम से कम दूरी कितना होनी चाहिए, तो वो आपका लगभग कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर के आसपास होना चाहिए। खास करके जब खाली मकान रहता है या बड़ा बड़ा आप हॉल में जाइएगा, ठीक है, जैसे जहाँ पे होता है ना मीटिंग उटिंग होता है हॉल, तो उसमें देखिएगा कि नीचे आपका जो है मेट बिछाया रहता है या खुरदुरा दीवार बनाया जाता है, इसलिए कि आपका इक्को नहीं हो। अगर इक्को होगा तो साउंड आप सही से सुन नहीं पाइएगा उस हॉल में, इसीलिए वैसा किया जाता है। तो इक्को के लिए परावर्तक सतह अगर लग गया सामने में तो वो रिटर्न कर देगा, इक्को होगा तो आप स्पष्ट सुन नहीं पाइएगा। इसीलिए उसमें क्या होता है, दीवार को खुरदरा बनाया जाता है जो कि साउंड को कैप्चर करे, एब्जॉर्ब करे, या मैट बिछा दिया जाता है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो रिटर्न नहीं करता। इसीलिए तो यहाँ कम से कम 16.5 मीटर की दूरी रहेगा, तभी आपको इक्को साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, ये कई बार पूछ चुका है, बताइए ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। आयन मंडल, हाँ। तो कम से कम ये ध्वनि की वायु में वेग क्या होता है? 330 मीटर पर सेकंड। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है बीपीएससी, याद रखिएगा। जो जो क्वेश्चन बोलते हैं पूछ चुका है उसका फिर से पूछने की संभावना रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंग उत्पन्न की होती है और ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्याश तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। तो एक तो बात है आपका कि ध्वनि जो होता है वो आपका क्या होता है कि माध्यम चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो ये तो सही है, ध्वनि जो है शैलों में केवल अनुदैर्घ्य के रूप में ही गमन होगा। लेकिन कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति होता है, ये नहीं है। देखते बांसुरी आप भिसिल जो बजाते कितना निकलता है साउंड, उतना आपका बड़ा में भी नहीं निकलता, तो पहला क्या हो जाता है? गलत। कम लंबाई वाले बांसुरी निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा सही, इसीलिए आपका केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा। देखते भिसिल कितना छोटा रहता है लेकिन ध्वनि कितना देता है, ठीक है। तो यही आप एग्जाम्पल है। तो पहला आपका कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, तो ऐसा नहीं है। नेट नहीं चल रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा, खुशी मनाइए सभी लोग, ठीक है, कि बारिश हो रहा है। इधर तो मेरे इधर हो ही नहीं रहा, आप लोग की तरफ बारिश हो रही तो बहुत अच्छी बात है, होने दीजिए, खूब हो। हम तो कहते 5 दिन तक बारिश होते रहे, ठीक है, और आप लोग घर में बैठ के पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहे।
पराश्रव्य ध्वनि जिनकी आवृत्ति, तो पराश्रव्य आपको पता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला पराश्रव्य हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और यह ध्वनि जो है कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ ही सुनता है, जानवर ही सुनता है, आदमी नहीं सुनता। और खास करके एक व्हिसिल होता है जिसको कुत्ता को ट्रेनिंग देने के लिए इसका बजाया जाता है, वो ध्वनि केवल कुत्ता ही सुनता है, ठीक है, और उस पर वो काम कर लेता है। तो ये सब जो कुत्ते का ट्रेनर होते हैं वो सब यूज करते हैं। तो व्हिसिल से ये आवाज निकाला जा सकता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला, ठीक है। आदमी के बस की बात नहीं है सुन पाना इसको। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? किस माध्यम, कर लीजिए, उल्टे लिख देता है जल्दी। तो देखिए सबसे ज्यादा तो ठोस में होगा, सबसे कम किस में होगा? तो गति अधिकतम पूछा था, हवा में तो होगा नहीं, पानी में तो होगा नहीं। अब ग्रेनाइट और लोहा, तो लोहा यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो लोहा में आपका क्या होता है, ध्वनि तीव्र गति से होता है। तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन से भी काट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, क्या कारण है? तो क्या यूज करता है वो? पराध्वनि, ठीक है, परावर्तन किया हुआ ध्वनि सुन लेता है, उससे पता चल जाता है वो कितनी दूरी पर है। तो वही यहाँ पे कुछ होगा लिखा, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चिड़िया थोड़ी है वो। उसके बाद वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, यही, और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। तो वही जो होता है पराध्वनि निकालता है, ठीक है। और उस कारण से क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्ट करके उसका साउंड आता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कितने दूरी पर शिकार है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है, करेक्ट है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितना डेसिबल? तो हमने पहले बताया वो 30 से 45 डिग्री के बीच में ही होता है, जो आपस में जो बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 30 डेसिबल। आंसर क्या हो गया आपका 30 डेसिबल। अभी हमने बताया जो हम आप अभी जो पढ़ा रहे हैं हम 30 डेसिबल बोल रहे हैं, ठीक है। और बहुत लोग टीचर जो है अभी हल्ला करेंगे, उनको कोर्स बेचना ज्यादा है तो वो ज्यादा हल्ला करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो 50, 60, 80 डेसिबल निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास उतनी क्षमता नहीं है। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो ये आपको पता ही होगा, जितना तारत्व होगा, ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना तारत्व होगा, उतना पतला होगा। तारत्व मतलब पतलापन, ठीक है। तो जितना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका साउंड उतना पतला होगा। तो लड़की और बच्चों का जो साउंड होता है पतला होता है, वो आवृत्ति के कारण होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, आर्द्र वायु बोला है, वर्षा नहीं बोला है, ठीक है। आर्द्र जैसे अभी वर्षा नहीं हो रहा है, वर्षा घेरे हुए है, तब उस समय का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, शुष्क वायु की तुलना में अधिक दाब होता है, नहीं, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ये सही है। शुष्क वायु की तुलना में जो आपका आर्द्र वाला वायु होता है उसका घनत्व कम होता है। जब घनत्व कम होगा तो ध्वनि आपका तीव्र गति से पास होगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो वहां ध्वनि स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, किसका? आर्द्र वायु का, इसीलिए ध्वनि जो है तीव्र गति से पास करता है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? विवर्तन, ध्रुवन। ध्रुवन कभी नहीं हो सकता, ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, याद रखिएगा, ध्वनि में आपका ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, आप बोलते हैं, अभी अभी आपको साउंड कैसे जा रहा है? ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, तभी आपके पास जा रहा है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं ये फिजिकल, अभी किसमें बदल, माइक्रोफोन यहाँ लगा रखे, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोफोन है, ये कन्वर्ट कर रहा है जो हमारा साउंड है उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? तो माइक्रोफोन, उसको क्या बोलते हैं? माइक, माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर अलग हुआ, लाउड स्पीकर क्या करता है आपका? इलेक्ट्रिक जो वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रो वेव है, विद्युत ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, बताइए कितना? तो 60 डेसिबल। उससे ज्यादा अगर ध्वनि वो सुना तो कान खराब, ध्वनि प्रदूषण। तो मानक है 60 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं। डेसिबल किसमें मापने का प्रयोग किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। ये सब तो कई बार पढ़ा दिए हैं अभी आपको। पराश्रव्य के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंग, ठीक है,
ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर साफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित, ये बिल्कुल सही है, ये सब हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों के बारे में कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है, तो सभी सही है, ये सभी सही है, ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, अभी तुरंत हमने बताया। ठोस द्रव गैस में ध्वनि का वेग कहां पे सबसे ज्यादा होगा, बताइए, सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो यहाँ पे वायु, द्रव, धातु किसमें होगा? निर्वात में। तो धातु में सबसे ज्यादा किसमें होगा? निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? स्टील में, वायु में, निर्वात में। तो हमने बताई स्टील या धातु में ज्यादा होगा, तो स्टील है इसलिए स्टील में हो गया। शिकार पर पक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का क्या करता है? ध्वनि का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि जो निर्धारण होता है उस पर वो डिपेंड करता है कि जो वो छोड़ता है साउंड, फिर वो रिटर्निंग आता है वस्तु से, तो उससे वो पकड़ लेता है कि कितने दूरी पर है, नहीं, और वहां पे वो अटैक करता है। तो शिकार करने के लिए जो परभक्षी है या चमगादड़ है या डॉल्फिन मछली है, वो सब ध्वनि का ध्वनि प्रतिध्वनि का सॉरी ये मिस्टेक हो गया, प्रतिध्वनि का प्रयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नगर के सुरक्षित ध्वनि, ये तो हमने आपको बताया 45 डेसिबल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमतः स्तर है, मतलब मान्य है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो है आपका 45 डेसिबल। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? सोनोग्राफी, ईसीजी। तो सोनोग्राफी जो होता है उसमें आपका क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि को प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? सोनोग्राफी ही होता है। तो उसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसी ध्वनि से आपका अंदर का, पेट के अंदर का जो भी चीज है वो दिख जाता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्यों? चूंकि वहां वायुमंडल नहीं है कोई, ठीक है, तो कोई माध्यम ही नहीं है, इसीलिए आप ध्वनि, तो इसमें क्या है आंसर, क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इस कारण से चंद्रमा पे कोई व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकता, ध्वनि नहीं सुन सकता। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों पे क्या, अभी तुरंत हमने चर्चा किया, जो म्यूजिक कंसर्ट्स होगा या कोई भी बड़ा बड़ा हॉल, तो उसमें क्या करता है? दीवारों पे ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित कर, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। अवशोषण करेगा तभी होगा, नहीं तो गाना गया इधर फिर से उधर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, तो दोबारा जो है इको साउंड सुनाई देगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए उस तरह का ध्वनि हो जाता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग भी अपने माइक में इको साउंड क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग को समझ में फिर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़ भाप, तो एकदम मारिए लोहा वाला, धातु वाला, ठीक है। चलिए मूड खराब हो गया, इतना न गर्मी पड़ रहा है, वर्षा हो नहीं रही है, आप लोग की तरफ हो रहा है। चलिए आप लोग लक्की इंसान हो गए। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है ध्वनि? बिल्कुल नहीं चल सकती। केवल ठोस माध्यम, ऐसा भी तो नहीं है केवल ठोस में ही चलेगी, केवल गैस में, ऐसा भी नहीं है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, तो ये सही है, ठोस और गैस दोनों में चल सकती है ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ द्रव नहीं था इसीलिए कोई बात नहीं, जो है उसी को सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि के चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का, घनत्व का। अभी तुरंत हमने बोला घनत्व का ही प्रभाव है, आर्द्रता का भी है, ताप का भी। दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, दाब का ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन तापमान, आर्द्रता और घनत्व का। क्या लगता है आपको, हम बिना फैन के ही आपको पढ़ा रहे क्या? फैन लगा हुआ है, बिना फैन के तो मुश्किल है, फैन तो चल ही रहा है, लेकिन गर्मी इतना फैन काम नहीं कर रहा है, इतना ही समझिए। हम तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कब बारिश आएगा, और फिर जो है किसानों की तरह हम भी इंतजार करें बारिश का। चलिए हो गया, ध्वनि उनी सब आपका कंप्लीट करा दिए, लाइट वेव तरंग सब खत्म।
सर ऐप में कभी कभी लाइव शो नहीं कर रहा है नेटवर्क इशू के कारण। आप लोग तो कहीं बैठ के सुन सकते हैं, जाके छत पे बैठ जाया कीजिए घर में, और क्या। बाहर में छत पे बैठ जाइए, एकदम मौसम अनुकूल है, एकदम पढ़ते रहिए, आप लोग को तो मजा ही मजा है, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे क्या ग्रेविटेशनल को करा दे। मणिकांत सर हमें ग्रुप में जोड़ें, आप व्हाट्सअप कर दें हमारे नंबर पे, नाम लिख के आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दें ग्रेविटेशन? छोटा टॉपिक है, करा दें कि रहने दें? आप ही लोग बोलिए। एसी ले लीजिए सर, बिल्कुल ले लेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जो है मेरा प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, कोर्स बिकेगा तब तो एसी भी लेते हैं, आप लोग प्रचार ही नहीं करते हैं मेरा। चलिए करा ही देते हैं, छोटा ही टॉपिक है, समझ लीजिएगा। देखिए अब जितना जल्दी आप लोग का कंप्लीट हो जाए, जून में लास्ट जाते जाते कंप्लीट हो जाए, उतना फिर मजे से सेट प्रैक्टिस होगा। केवल सेट इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन अभी इतना करवाएं। देखिए 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बागेश्वर बाबा, उसकी क्या बोलते हैं कि किसी पावर शक्ति नहीं है कि इसको छोड़ करके दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इधर है, 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, इतना जान लीजिए। तो बीपीएससी की औकात नहीं है कि हमारे नोट्स से बाहर पूछेगा, वो जहां से पूछेगा हमारे नोट्स में वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, एग्जाम के बाद दिखा देंगे। एसटीटी में 100% हमारे नोट्स का लग गया था, 100%, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं लगा। चलिए अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो छोड़िए, एसटीटी छोड़िए या उसको, अभी जो प्रशासनिक इकाई का हुआ था ना बीपीएससी 67th मेंस, आप मेरा बीपीएससी मास्टर जो चैनल है उस पर चले जाइएगा, और जो हमने क्वेश्चन गेस किया था सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में पूछा गया था मेंस में, जबकि वहां तो 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही खोजना होता है, उसमें 100/100 क्वेश्चन हमारे द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था वही पूछ दिया गया, ठीक है। 67 का देख लीजिए क्वेश्चन, 68 से जब से अतुल प्रसाद आए हैं रिसर्च कर दिए तो हम लोग पढ़ाना भी छोड़ दिए, 68 में हमने पढ़ाया ही, ठीक है। 67 का देख लीजिए हमारे यूट्यूब पर, एग्जाम से पहले जो हमने दिया है क्वेश्चन, और फिर हमने उसमें बताया भी है कि सारा क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन ऐप में डाला हुआ था, वही सब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अनुभव हो जाता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा चूंकि बीपीएससी भी रिसर्च के दौर से गुजरने लगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में कहां से पूछेगा, ये भी बात है। चलिए अब देखिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी पिंड है, जो भी ब्रह्मांड में जो भी कोई वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, वो एक दूसरे को खींच रहा है अपने एक आकर्षण बल के कारण। आप भी किसी को खींच रहे हैं, आपको भी कोई अपने आकर्षण बल से खींच रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्यमान जिसमें है, वो सब एक दूसरे को अपने ओर खींच रहा है। चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को खींच रहा है, तभी तो आपका ज्वार भाटा आ जाता है। क्यों आ जाता है? समुद्र में तूफान क्यों आ जाता है? समुद्र का जल ऊंचा क्यों उठ जाता है? पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है? क्योंकि उस दिन पूरा चांद होता है, चांद अपने तरफ खींचता है। तो यानी चांद के पास भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसी प्रकार से पृथ्वी के पास भी है, पृथ्वी भी अपने तरफ खींचता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड, जिसमें भी आपका मास है, जिसमें भी द्रव्यमान है, ठीक है, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी कारण से अन्य बिंदुओं पर जो आरोपित या आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये किसी भी पिंड के बीच में लग सकता है, चंद्रमा, पृथ्वी, सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मंगल का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी को ही गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी प्लानेट है, सबके पास अपना अपना एक आकर्षण बल है जो अपनी ओर किसी पदार्थ को खींचता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यह पहला लय कि ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड जो भी है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य बिंदुओं पर आरोपित यह आकर्षण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, तथा पिंडों की यह प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों को गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी। अब पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्व कहते हैं, यानी ग्रेविटी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ये समझ गए, यानी पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं, और कोई भी पिंड अपनी ओर खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बस यही अंतर है दोनों में। अब देखिए, पहले हमने बताया कि आपका जो न्यूटन्स का नियम भी कहता है कि आपका एफ जो समानुपाती होता है दो मास के गुणनफल का, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में, ठीक है, तो उस पर पृथ्वी क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है चंद्रमा पे, ठीक है। इसी कारण से वह अपने निश्चित कक्षा में ही वह परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वारभाटा आता है, पहले हमने बता दिया। किसी वस्तु का वह केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है और जहां से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार है तो उसका क्या है? उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उसी के नीचे में है, ठीक है। तिरछा है फिर भी वह नहीं गिर रहा है, इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उसी के अंदर में है, ठीक है। अगर आप किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र खोज लीजिएगा, बीच का सेंटर, ठीक है, तो आप उसको एक उंगली से हिला डुला सकते हैं। और यह टेक्निक पूरे विश्व में जो है कृष्ण भगवान को ही पता था, एक उंगली पे ही पूरा पर्वत उठा लिए थे, तो ये उनको ये पता था, ठीक है, कि उसका गुरुत्व केंद्र कहां पे बनेगा, वहां से वो उठ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो सब इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? ये अति महत्वपूर्ण है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? जब कोई भी दो पिंड है, कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान होगा, मास होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई पिंड हम मान लेते हैं एक m1 है, कैपिटल M, एक स्मॉल m है। जैसे ये कोई वस्तु है, एक छोटा वस्तु है, इसको बड़की m मान लिए, इसको छोटकी m मान लिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस d है या r है, तो जो फोर्स लगेगा इस दोनों के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? बड़ी m इंटू एम। जो अगर मान के चलिए पृथ्वी है बड़का m तो me लिख दीजिएगा, और छोटा कोई प्रोडक्ट है बटे क्या हो गया? डिस्टेंस या दोनों के बीच का रेडियस है उसकी दूरी, r स्क्वायर कर लिए। तो F इक्वल टू MEM, स्मॉल m या m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, जहां पे ये समानुपाती होता है, यानी जो भी फोर्स लगता है किसी पिंड पर वो किसके समानुपाती होता है? तो दोनों में जो दोनों वस्तु का मास है उसके गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, उसके स्क्वायर का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। जी क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल है, 6.67 गुने 10 पे पावर -11, ये फिक्स ही रहेगा, इतना ही वैल्यू रहेगा। चंद्रमा पे भी जाइएगा तब भी लगाइएगा, तो ठीक है। तो उस स्थिति में आपका ये फॉर्मूला कई बार पूछ सकता है, F इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हम लोग जब उस समय बीमा निकाल रहे थे तब भी ग्रेविटेशनल का बीमा निकालने में इस फॉर्मूला का यूज किए थे, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो दूरी है, जो दोनों वस्तु के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 बटे के टर्म में। तो ये हो गया। और यहाँ पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान क्या होता है? 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कई बार इसका डायरेक्ट आपको मान भी पूछ सकता है, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर किलोग्राम स्क्वायर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत रहता है। चाहे चंद्रमा पे चले जाइए, मंगल पे चले जाइए, जी का मान यही फिक्स रहता है, ठीक है। अब आते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब देखिए कोई भी वस्तु पृथ्वी पे गिरती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, गुरुत्व त्वरण के साथ गिरती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ, एस बराबर क्या पढ़ते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते हैं। तो बस एक के जगह जो है आप त्वरण लगाते हुआ गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या लगा दीजिएगा, जी लगा दीजिएगा, बस यही अंतर हो जाता है, स्मॉल जी, ठीक है। तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है, अगर मान के चलिए कोई भी वस्तु को अगर हम गिराते हैं, कोई 1 क्विंटल का है, कोई 50 किलो का है, ठीक है, तो दोनों एक साथ ही गिरेगा, लेकिन कंडीशन ये याद रखिएगा कि वहां निर्वात रहेगा तब, यानी कुछ भी वायु का प्रभाव नहीं है तब, ठीक है। जैसे मान के चलिए 50 केजी का कोई वस्तु है, ठीक है, और कोई 5 केजी का वस्तु है, लेकिन वैक्यूम में अगर वायु रहेगा तो वो प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 1 केजी का कागज का गत्ता है, इतना चौड़ा है, और 1 केजी का बटखारा है, बटखारा समझते हैं ना, जो तौलते हैं आप लोग। अब दोनों छत पे से गिरा, या दोनों एक साथ गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, ये थोड़ा स्लो गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वायु का फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, वायु भी तो उसको रोकेगी इसको। तो बड़ा गत्ता है तो ये बड़ा आयतन में ले रखा है, बड़ा क्षेत्रफल में है, एरिया में, तो उस पर ज्यादा जो है बल कार्य करेगा, किसका, एयर का, तो ये स्लो गिरेगी, बाद में गिरेगी, ये पहले गिर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में साथ गिरेगा जब वहां पे वैक्यूम है, ये याद रखिए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सिचुएशन नहीं देखते हैं, दोनों को साथ गिरा देते हैं, दोनों साथ कैसे गिरेगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा घर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि F इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, यही पढ़ा, ठीक है। अब यहां पर एक तो m आपका जो है जी m1 पृथ्वी वाला हो गया, जो मास हो गया पृथ्वी का, अर्थ का, यह कोई वस्तु का, मान के चलिए कोई वस्तु का छोटकी m है F, और एक तरफ F इक्वल टू क्या पढ़ते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के जगह आप गुरुत्वीय त्वरण लगा सकते हैं, mg स्मॉल mg। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये m कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो इस स्थिति में चूंकि पृथ्वी का तो ग्रेविटेशनल जो आपका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का me, वो तो सब जगह पे एक ही रहेगा, तो इस स्थिति में आपका कोई भी प्रभावित नहीं करेगा मास, तो वो आपका सेम टाइम पे ही गिरेगा। लेकिन वो कंडीशन तब होगा जब वह वैक्यूम में होगा, जब केवल वहां पे काम ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा होगा तब। चूंकि यहाँ स्मॉल m दोनों तरफ कट गया, तो स्मॉल m पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जो वस्तु का जो मास है उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इसलिए दोनों एक साथ गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इसलिए हमने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, और जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। और सबसे ज्यादा जी का मान कहां पे होगा, बताइए, सबसे ज्यादा जी का मान कहां पे होगा, पोल पे होगा या विषुवत रेखा पे होगा, आप लोग बताइए। बिल्कुल बात तो सही है, बीपीएससी का तो हमको जब नहीं हुआ तो हमने तो बोल दिया बीपीएससी जो है हमारे लायक है ही नहीं, ठीक है, बात सही है, क्योंकि हमने 2-2 बार इंटरव्यू दिया। और मैं आपको अपना हिस्ट्री का नोट्स भेजूंगा जो हमने लिखा था वहां पे एग्जाम में, और मुझे 50% भी मार्क्स नहीं दिए गए। तो पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी था उस टीचर का, मुझे आज तक समझ नहीं लगा है। 2-2 बार हमने लिखा, या हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही उसको दुश्मनी था, ठीक है। हम आपको कॉपी, ऐसे हमारा यूट्यूब पे भी मेरा कॉपी है सारा, हमने जो एग्जाम में दिया है। देखिए हम लोग कोई भी चीज छिपाते नहीं है, साफ वाली बात है, अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ नहीं हुआ, साफ वाली बात है, क्लियर है, ठीक है।
तो हमने उसको दिखाया है बजाबते और चैलेंज भी दिया, जो कॉपी चेकर है वो भी सामने आकर के फरिया लो 1 मिनट, ठीक है, अगर क्षमता है तो, ठीक है। केवल नंबर काट लेने से नहीं होगा, तुम उससे अच्छा लिख के दिखा दो हमको उतना कम टाइम पे, ठीक है। कम से कम 60% तो दो, वह 50% भी देता था आज हम अधिकारी रहते। मुझे 300 में मात्र 144 मार्क्स दिए गए हिस्ट्री में, और अगर मुझे 162 भी मार्क्स दिए जाते, 50% भी मार्क्स रहता मेरा, तब भी हम अधिकारी थे। लेकिन यह बात जो है बोलने से क्या होगा, अब नहीं दिया तो नहीं दिया, अब क्या मंशा थी उसकी पता नहीं, या तो कॉपी चेक कर करके बोरा गया होगा वो। इसीलिए मेंस में तो बहुत समस्या होता है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिख लिए वो कॉपी चेकर पे डिपेंड करता है। यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव है, सही बनाइए, रिजल्ट लीजिए, बात खत्म है, ठीक है। अब तो बैठने का इच्छा भी नहीं करता है बीपीएससी। पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर जी का मान घटता है। अब अच्छा ये बताइए, अभी हम ये चर्चा करें तो जी का मान क्यों घटता है। जैसे मान के चलिए यह पृथ्वी है, लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी पूर्ण सर्क कहते हैं ना, पूर्ण वृत्ताकार या पूर्ण गोलाकार नहीं है, नारंगी की तरह गोल है, नारंगी की तरह गोल है। ये ऊपर यहाँ चिपटा है, ये यहाँ चिपटा है। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो यहाँ का रेडियस देखिए, ठीक है, या डिस्टेंस देखिए, ठीक है, और यहाँ का देखिए, तो यहाँ पे आपको ज्यादा है, तो जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे R का वैल्यू ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स कम होगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, आर का मान ज्यादा होगा, आर से भाग दे रहे हैं ना, तो उसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वहां कम होगा, इसीलिए विषुवत रेखा पे कम होगा, और पोल पे रेडियस कम है, तो इसीलिए वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछेगा कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ठीक है, वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब आप पोल से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। इसलिए घटता है क्योंकि आपका रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स स्वाभाविक है, आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो घट जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे सैटेलाइट होता है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, एक होता है जियो स्टेशनरी। जब आपका जो अंतरिक्ष छोड़ा जाता, अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो जो हल्के सैटेलाइट होंगे वो पोल के ऊपर छोड़ा जाएगा, ये सस्ता होता है, हल्का फल्का जो है 10 किलो 15 किलो वाला छोड़ देगा पोल पे, तो यहाँ पे गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भारी सैटेलाइट होते हैं, जो भारी भरकम होते हैं, बहुत ज्यादा खर्च लगता है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन संचार वाला, तो वो सब छोड़े जाते हैं जियो स्टेशनरी में। क्यों, क्योंकि वहां पे पृथ्वी का आकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण कम लगे और वो लंबा टाइम तक घूमते रहे, क्योंकि कोई भी है धीरे धीरे वो आकर्षण बल में खींच करके पृथ्वी पे गिर ही जाता है। तो यहाँ पे पोल पे क्या हो गया, तो 2-4-5 किलो वाला है, 2-4 साल घुमा गिर भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब मान के चलिए 5000 केजी वाला है, उसमें बहुत ज्यादा सामान लगा हुआ है, खर्च लगा हुआ है, और 2 साल में गिरेगा तो सरकार या देश कहां से पैसा लगेगा उतना उसको, और उसको छोड़ा भी जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह सब 1500-1600 किलोमीटर के रेंज पे छोड़ दिया जाता है ध्रुव पे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ध्रुव पे, चूंकि ध्रुव पे आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है, और भारत इसमें महारत हासिल कर रखा है, पीएसएलवी में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, इसमें महारत है। और लेकिन भारी भरकम अभी भी सैटेलाइट छोड़ना हो तो फ्रांस से संपर्क करेगा, तो अमेरिका से संपर्क करेगा, रूस से संपर्क करेगा, अन्य देश से भारत भी संपर्क करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जितना भी आपका आकाशीय जो आपका क्या बोलते सैटेलाइट है, ठीक है, जो आपका संचार उपग्रह है, वो जियो स्टेशनरी क्षेत्र में 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा जाता है, कि वह फिर पृथ्वी पर दोबारा जल्दी से नहीं गिरे, ठीक है, और भारी भरकम होता है। और जो गति से पृथ्वी घूम रही होती है उसी गति से वो भी घूम रहा होता है, जिस कारण से हमेशा वो एक जगह ही दिखता है, इसीलिए हम उसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। यानी पृथ्वी से हर हमेशा वो एक ही जगह दिखाई देगा, क्योंकि जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से वो भी घूम रहा है, तो उसी डिस्टेंस पे उतना ही पे वो हर हमेशा उसी जगह पे दिखाई देती है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए पृथ्वी और चंद्रमा का तुलना करते हैं, तो पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा का जो वजन है वो 1/6 भाग, तो उसका क्या होता है, गुरुत्वीय जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/6 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि हम लोग ध्रुव से पोल की ओर पोल से हम लोग किसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ जाते हैं, इसीलिए जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे रेडियस डिस्टेंस ज्यादा होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का कितना होगा, 1/6 भाग ही होगा, ये भी याद रखिएगा। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान 1 किलोग्राम के किसी पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा, गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। द्रव्यमान क्या होता है, आप देखिए कोई भी चंद्रमा पे चले जाइए, चाहे पृथ्वी पे रहिए, द्रव्यमान सेम ही रहेगा, मास वही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाता है। भार किस पे डिपेंड करता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल पे। जैसे चंद्रमा पे जाइएगा, अगर आप पृथ्वी पे एक जंप मारते हैं, 1 मीटर कूदिएगा, तो वहां मारिएगा सीधे 6 गुना। ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा जंप कीजिएगा, क्यों, क्योंकि वहां आपका भार घट जाएगा, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाता है। ठीक है, तो भार जो है जगह के अनुसार बदलते रहता है। जैसे लिफ्ट में जाते हैं, जब आपका लिफ्ट बराबर में रहेगा, ठीक है, तो आपको जैसा वेट है वैसा ही आपको महसूस होगा। लेकिन जो कि आप ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको भारी महसूस होगा, आपको लगेगा हमारा वजन ज्यादा है। जब ऊपर से नीचे आइएगा तो लगेगा हल्का महसूस कीजिएगा, आपका वेट लगेगा कम है, महसूस कीजिएगा, बाकी वेट तो वही रहता है। ठीक है, तो भार का जो महसूस भी करना, ये भी कई बार पूछ देता है, जब लिफ्ट हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ज्यादा वेट अनुभव करते हैं, लगेगा कि हम धक्का दे रहे हैं एकदम वेट पे। और जब ऊपर से आइएगा तो लगेगा कि जैसे आप लोग झूला झूलते हैं ना ऊपर वाला, नहीं जो घूमता है चक्री वाला बड़ा वाला, ठीक है, तो उसमें जब आप नीचे आइएगा तो थोड़ा ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि उस समय लगेगा कि एकदम हवा में हम लोग उड़ रहे हैं। ठीक है, और जब ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको ज्यादा वजन महसूस होगा, तो कम डर लगेगा। तो ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि आपको एहसास होता है वैसा, वास्तव में ठीक है वजन आपका उतना ही रहता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है, केवल भार जो है चलिए, किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड के द्रव्यमान कहलाती है। किसी स्थान पर जी का मान 0 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होती, वो सब जगह एक ही रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पे ले जाइए, चंद्रमा पे ले जाइए, लेकिन भार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला या उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। किसी स्थान पर जी का मान 0 होने पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। जहां पे ग्रेविटेशनल फ्री एरिया है वहां आप रोटेट कीजिएगा, मूव, जैसे आपको कोई उपग्रह में भेज दे, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट में, तो वहां पे आप स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। ठीक है, आपको भी एक रस्सी में बांध दिया जाएगा, एकदम रोटेट करते रहिएगा, सांप की तरह घूमते रहिएगा। पानी भी पीजिएगा तो आपको वो पानी का बूंद भी घूमते रहेगा, उसको टपक से गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, इसीलिए वहां कोई भार का अनुभव ही नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखिए वही पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम कहां होगा, भूमध्य, इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भूमध्य रेखा के समानांतर छोड़ा जाता है, जबकि पोलर सैटेलाइट पोल के समानांतर छोड़ा जाता है। अर्थात सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पोल पे होगा, सबसे कम विषुवत रेखा पे होगा। ग्रह संबंधी केपलर का नियम आपको पता ही होगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में ही परिक्रमा करते हैं, और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पे होता है। जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे ये जैसे सूर्य है तो अपना ग्रह जो है एक फोकस बिंदु पे होगा और वो घूम रहा होगा सूर्य के चारों। कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य केंद्र में ही होगा, सूर्य कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो फोकस दूरी पे ही होगा। ठीक है, फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इस प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा। उसकी गति ज्यादा होती है, उसका परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा, और जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल ज्यादा होता है। और उसका वेग भी कम रहता है।
जैसे साल होता है, साल भी लगेगा बहुत लंबा टाइम पे, परिक्रमा तो हो ही गया, ठीक है। और दैनिक का भी जो होता है टाइमिंग वो अलग रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण, और अपने अक्ष पे घूमना, घूमना उसको घूर्णन, जिस कारण से आपका दिन और रात होता है। परिक्रमण काल का वर्ग टी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी टी स्क्वायर इक्वल समानुपाती, टी स्क्वायर समानुपाती क्या हो जाता है, आर के क्यूब, ठीक है। तो वही चीज यहां कह रहा है, जो उसका परिक्रमण काल जो टी है वो क्या होता है, उसके वर्ग जो होता है परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह और सूर्य की जो औसत दूरी होता है उसके घन के समानुपाती होता है। तो ये डायरेक्ट हो सकता है, फॉर्मूला पूछ दे तो टी स्क्वायर, यहाँ पे टी क्या आवर्त काल है, समानुपाती आर क्यू, आर क्या है, पृथ्वी सॉरी ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है। अब देखिए ये कहानी आपको हमने पहले ही सुना दिया ऊपर में ही, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल पर पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूर्योदय पूरब में होता है, ठीक है। तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटा के बराबर होता है उसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, चूंकि वह पृथ्वी से हर हमेशा एक जगह दिखाई देता है। और यह उपग्रह पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की दूरी के ऊंचाई पर उसको, ठीक है, छोड़ना होता है और वहां पे परिक्रमण करता है। अब आइए प्लान वेग, एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं, वह न्यूनतम वेग जिस पर अगर कोई वस्तु को अगर उसको उस वेग से फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर दोबारा लौट के नहीं आएगी, वह ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाएगी। और वह फोर्स कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतना स्पीड से कोई वस्तु को आप नीचे से फेंक दीजिएगा तो वो लौट के नहीं आएगी। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताइए। पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा कि घटेगा, तो गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा। पृथ्वी की अगर गति बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा और सभी लोग पलायन कर जाइएगा, एस्केप वेलोसिटी, फिर दोबारा धरती पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पलायन वेग वही है, वैसा वेग जिस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए वह फिर दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आती है। और वह फोर्स का जो स्पीड है, वो वेग है, वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकंड में कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर के स्पीड से चली गई तो वो पृथ्वी पे दोबारा लौट के नहीं आएगी, उसी को पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी। चंद्रमा पे इसका कम होता है, उसका बटा 6 कर लीजिए, अगर ये याद है, ये भूल गए, बटा 6 कर लीजिए, आ जाएगा 2.38 मीटर होता है। तो ये हो गया पलायन वेग, बाकी हो गया आपका। तो गुरुत्वाकर्षण में इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। क्या समझ गए ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं कोई दिक्कत भी है, इससे ज्यादा आप लोग को यहाँ पर नहीं पूछेगा, किसी दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो जो भी क्वेश्चन है उसको करवा देंगे। क्या और भी पढ़ना है कि थक गए, बोलिए तो 2-4 चैप्टर और आज पढ़ा ही दे आपको। चलिए फिर से दोबारा देखिए, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।